नमस्कार। चलिए आज समझते हैं छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश को। मतलब यहाँ के जो पठारी क्षेत्र है ना, उनकी बात करेंगे। ये इलाके छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। देखिए, कितनी अच्छी बात कही गई है। मतलब जैसे अपना गांव अलग अलग मोहल्लों या पारों में बटा होता है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ को भी 4 प्राकृतिक हिस्सों में बांटा गया है। इससे ना भूगोल को समझना बहुत आसान हो जाता है, एकदम अपने आस पड़ोस की तरह। तो ये हैं वो 4 हिस्से। देखिए, महानदी बेसिन जो है वो तो सबसे बड़ा है, 50% से भी ज्यादा। फिर आता है दंडकारण्य पठार, पूर्वी बघेलखंड पठार, और आखिर में जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ये एरिया में सबसे छोटा है। देखिए, सिर्फ 4.5% के आसपास, लेकिन इसकी अपनी एक अलग ही खासियत है। तो चलिए अब पूरा ध्यान इसी पर लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे पर सबसे अनोखे प्राकृतिक क्षेत्र की गहराई में चलते हैं। और इसका कुल एरिया है 6208 स्क्वायर किलोमीटर। सुनने में शायद ये बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये आकार में भले ही छोटा हो, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। अच्छा, तो ये है कहाँ? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में। और मजे की बात यह है कि ये असल में जो विशाल छोटा नागपुर का पठार है ना, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक एक्सटेंशन है। और अगर जिलों की बात करें तो ये पूरे जशपुर जिले में फैला हुआ है, और साथ ही बलरामपुर और सरगुजा के भी कुछ हिस्सों में आता है। चलिए अब जरा जमीन के अंदर झांकते हैं। बात करते हैं उस चीज की जो इस इलाके को इतना इतना अलग बनाती है। मतलब यहाँ की जमीन की बनावट कैसी है, ये बनी कैसे? आइए इसके राज खोलते हैं। इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी पहचान क्या है पता है? इसकी सीढ़ीनुमा आकृति। मतलब आप सोचकर देखिए, जैसे किसी ने जमीन पर बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां बना दी हों। एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, कुछ ऐसा ही दिखता है ये पठार। ठीक है, जमीन तो सीढ़ी जैसी है, पर सवाल यह है कि इसका यहाँ की मिट्टी पर क्या असर पड़ता है। मतलब इस खास बनावट की वजह से यहाँ की मिट्टी कैसे बनती है? इसका जवाब एक प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं निक्षालन, या अंग्रेजी में लीचिंग। होता क्या है कि जब यहाँ बहुत तेज, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो पानी मिट्टी के जो भी जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन्हें अपने साथ घोलकर नीचे बहा ले जाता है। इसको ऐसे समझिए, 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, जो सीढ़ी जैसे ढलान है उन पर जोरदार बारिश हुई। दूसरा स्टेप, पानी बहुत तेजी से नीचे बह गया और अपने साथ सारे पोषक तत्व भी ले गया। और तीसरा स्टेप, नतीजा ये हुआ कि ऊपर जो मिट्टी बची वो एसिडिक हो गई और उसमें से ज्यादातर काम की चीजें बह गईं। तो अब इस लेटेराइट मिट्टी का असर क्या होता है? देखिए, ये मिट्टी चावल या गेहूं जैसी हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये एसिडिक है और कम उपजाऊ है। लेकिन हाँ, बागवानी के लिए ये जमीन कमाल की है। इसीलिए यहाँ चाय, लीची और टमाटर जैसी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, इस पूरे पाट प्रदेश को ना इसकी बनावट के हिसाब से 2 मेन हिस्सों में बांटा जाता है। एक है ऊपर घाट और दूसरा है नीच घाट। ऊपर घाट, जैसा नाम से ही लग रहा है, ज्यादा ऊंचाई वाले पठार हैं, जैसे कि सामरी पाट। यहाँ मौसम भी ठंडा रहता है। और नीच घाट, जैसे जशपुर पाट, वो इलाके हैं जिनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है। तो हमने जमीन और मिट्टी की बात तो कर ली। अब ये देखते हैं कि ये जो अनोखा भूगोल है वो यहाँ मिलने वाले संसाधनों, यहाँ की इकोनॉमी और सबसे जरूरी यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। ये इलाका सच पूछिए तो बॉक्साइट का खजाना है। यहाँ जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, मतलब जो ज्वालामुखी लावा से बनी है, उन्हीं में बॉक्साइट भरा पड़ा है। और इसीलिए ये छत्तीसगढ़ के सबसे जरूरी बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक है। और बॉक्साइट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से तो एल्यूमिनियम बनता है, जो आज हमारी गाड़ियों से लेकर बर्तनों तक हर जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, ऊंचाई की बात चल ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि राज्य की कुछ सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। गौरलाटा, मैनपाट और जशपुर ताट, तीनों की ऊंचाई में कितना साफ फर्क दिख रहा है ना? 1225 मीटर। जी हाँ, ये ऊंचाई है गौरलाटा की। ये सामरी पाट इलाके में है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ इस पाट प्रदेश की ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। और चोटियों के बाद बात करते हैं एक और मशहूर जगह की, मैनपाट। इसे तो लोग प्यार से छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला, इसकी ठंडी जलवायु और खूबसूरती ही इसकी पहचान है। मैनपाट की औसत ऊंचाई 1152 मीटर के करीब है। इसे राज्य की सबसे ठंडी जगह भी माना जाता है।
और यहाँ की एक और बहुत खास बात है, 1962 में यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, जिनकी एक पूरी बस्ती आज भी यहाँ है। और हाँ, यहीं से माण नदी का उद्गम भी होता है। तो ये पठार सिर्फ ऊंचे ही नहीं है, ये नदियों को जन्म भी देते हैं। यहाँ की जो बनावट है ना, वो एक तरह से वाटर डिवाइडर का काम करती है। मतलब यहीं से तय होता है कि पानी किस दिशा में बहेगा और कौन सी नदी बनेगी। अगर यहाँ से निकलने वाली मुख्य नदियों की बात करें तो कन्हार नदी और ईब नदी का नाम सबसे पहले आता है। दोनों ही पंडरा पाट के इलाके से निकलती हैं और इन नदियों का जो बहाव है वो हमें बताता है कि इस पूरे क्षेत्र का ढलान आमतौर पर दक्षिण पूर्व की तरफ है। और अब सबसे जरूरी बात, इन पठारों पर रहने वाले लोग, क्योंकि किसी भी जगह की कहानी वहां के लोगों के बिना अधूरी है। यहाँ के लोगों की संस्कृति, उनका जीवन, सब कुछ इसी जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ बहुत ही खास जनजातीय समुदाय रहते हैं, जैसे सोनझरिया। इनका नाम ही इनकी कला से जुड़ा है। ये पारंपरिक रूप से ईब नदी की रेत से सोने के कण छानने का काम करते थे। फिर है नगेसिया समुदाय, जो तपकरा क्षेत्र से हैं, जिसे नागलोक यानी सांपों की भूमि भी कहते हैं। इसके अलावा उरांव और पहाड़ी कोरवा जैसे महत्वपूर्ण समुदाय भी यहीं बसते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी और रोजी रोटी इन्हीं पठारों पर टिकी है। तो इन सब बातों को जानने के बाद क्या लगता है, क्या ये पठार सिर्फ चट्टान और मिट्टी का एक ऊंचा ढेर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली महत्व तो कई लेयर्स में है। ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए बॉक्साइट का एक स्ट्रैटेजिक सेंटर है। ये छत्तीसगढ़ की छत है जो हमारी जरूरी नदियों को जन्म देती है। ये अनोखी आदिवासी संस्कृतियों का पालना है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा इलाका है जहां भूगोल, अर्थव्यवस्था और इंसानी जिंदगी, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इस तरह गुंथी हुई हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता।